हेलो एवरीवन। देखो यहाँ पे जो है हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर वी विल बी स्टार्टिंग विद, जो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी देखो जो स्ट्रैटेजी होगी ना इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, वो ऐसी होगी कि वी शुड बी एबल टू जितने भी इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कर पाने चाहिए, ठीक है। नो मैटर विच एग्ज़ाम दे मे कम इन, लेट अस से दैट देर इज़ एन वी हमारे पास ESE एग्ज़ाम है, वी हैव गेट और स्टेट AE JE। तो इन तीन एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के जो भी आए होंगे अभी तक और जो भी आने के चांसेस होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप ESE की बात करोगे जिसमें कि हमारे पास टेक्निकल में जो है 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल पेपर में, ठीक है। आउट ऑफ दीज 150 क्वेश्चंस नॉर्मली देयर विल बी अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और गेट की बात अगर हम लोग करें तो पर्टिकुलरली दिस फ्लूइड मैकेनिक्स इट कवर्स a weightage of around 4 to 5 marks। दैट मीन्स 2 to 3 क्वेश्चंस गेट में आते हैं इससे, 2 to 3 क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और स्टेट AE JE की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है हम लोगों के पास बहुत ही थियोरेटिकल और बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं जो कि उतने ज़्यादा वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे नहीं पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज टू ESE एंड गेट एग्जाम्स। बट द कॉन्सेप्ट्स, इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर दिस ESE और गेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन वेरी इजीली स्कोर दिस। हम बहुत इजीली ये जो है स्टेट AE JE के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो होगा मेन गोल विल बी टू कवर थियरी। तो हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पे सब्जेक्ट को लेके, इस कोर्स को लेके, दैट विल बी टू कवर थियरी, ठीक है। एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। और दूसरा जो टारगेट होगा वो रहेगा ESE और गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सॉल्व इन डिटेल। मतलब ये जो क्वेश्चंस होंगे ना हम लोग उनको सॉल्व करने के टाइम पे वी विल कंसिडर मेनी अप्रोचेस, ठीक है। और जो भी सबसे बेस्ट अप्रोच लगेगा फिर हम लोगों को वी विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन सो दैट वी विल बी एबल टू लाइक सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है। ये दो हो गए। और इसके बाद जो लास्ट का रहेगा वी विल क्रिएट अ वर्क बुक। हमारे पास एक वर्क बुक होगा जिसमें हम लोग स्टेट AE JE लेवल के क्वेश्चंस जो होंगे इनका एक वर्क बुक बनाएंगे एंड वी विल यूज़ दिस एज अ प्रैक्टिस मटेरियल। देखो क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ से आपकी थियरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लगेगा कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस विद द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच, ठीक है। जो भी बेस्ट पॉसिबल अप्रोच होगा, कोई भी न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उनको कैसे अप्रोच करना है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। एंड देन वर्क बुक जो हम लोग बनाएंगे या वर्क बुक जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे स्टेट AE JE के, वो आपका प्रैक्टिस मटेरियल बनेगा, ठीक है। और इसी वर्क बुक में हम लोग जितने भी आपका बुक्स है, डिफरेंट बुक्स जो गुप्ता वगैरह जो भी जिन बुक्स के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जो आते रहते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो हम लोग इसमें डालेंगे। एंड देन वी कैन हैव सेपरेट सेशंस कवरिंग ऑल दिस वर्क बुक, ठीक है। ये हम लोग प्रैक्टिस के फॉर्म में यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो होगा वी विल सॉल्व टेस्ट्स, हम लोग जो है टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। देखो ये थ्योरी जो है ये सबसे मतलब इसमें सबसे कम टाइम लगना चाहिए। टाइम अगर हम लोग बात करें तो इसमें कम टाइम देना है हमको। वी डोंट हैव टू लाइक रीड द थियरी ओनली, उससे कुछ नहीं होने वाला है।
हम लोगों को मेन फोकस जो करना होगा वो होगा इस पे, हमको इस पे टाइम देना है एंड हमको इस पे टाइम देना है, ठीक है। इन दोनों पे अगर हमने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, जो दो टेस्ट्स होंगे हमारे, इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, ठीक है, और इनमें टाइम नहीं लगेगा। सो द मेन क्राइटेरिया इज़ दैट वी हैव टू गो थ्रू द थियरी वंस, ठीक है, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस। इन्हीं क्वेश्चंस को करने के टाइम पे वी विल ऑल्सो लाइक रिवाइज दिस थियरी। सो दिस इज़ अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैसे करेंगे वो, और उसके बाद जो वर्कबुक के क्वेश्चंस होंगे और जो टेस्ट होंगे, दीज विल बी द फाइनल स्टेप, ओके। सो दैट विल बी द टारगेट फॉर सॉल्विंग दिस सब्जेक्ट। देखो, ये होगी एक बात, ये हो गया हमारा टारगेट, क्या हम लोग कोर्स को कैसे मतलब टारगेट करेंगे, ठीक है, और प्रोसीड्योर क्या रहेगा। अभी ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, इसका हम लोग एक ब्रॉड ओवरव्यू सब्जेक्ट जो है, जो हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इसका ब्रॉड ओवरव्यू अगर हम लोग देखें, मतलब इसमें है क्या, इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो देखो, पहले जो है अगर हम लोग बात करें, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग फ्लूइड जो है एज ए मटीरियल डिफ़ाइन करते हैं, मटीरियल, और इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। लाइक कोई भी चीज़ अगर होती है मैटर नेचर में, तो उनके अपने एक में प्रॉपर्टीज़ होते हैं। लाइक देर इज़ सॉलिड, देर इज़ फ्लूइड, देर इज़ सॉइल, अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स आर देयर, जहाँ पे कि हम लोगों को उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों का ये प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट ख़त्म होता है, जो कि दिस पार्ट विल बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों? दो तरह से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नंबर वन इसका क्या है कि नंबर वन इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिक प्रिंसिपल। हम लोग इसी में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में जो है बेसिक हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि है क्या, पढ़ना क्या है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस इसका ये है कि कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा आपका क्वेश्चन, जो चैप्टर होगा, वो रिलेटेड टू दिस ओनली। मतलब अगर आपके ईएससी में 15 क्वेश्चंस आते हैं इससे, सो वी कैन एक्सपेक्ट ईजिली अराउंड 2 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर अलोन। इसी चैप्टर से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप एसएससी की बात करो ना, तो अराउंड 70% ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इज़ फ्रॉम दिस यूनिट ओनली, दैट इज़ दिस प्रॉपर्टीज़ वाला यूनिट, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, और इसी से हमारी बेस क्लियर हो जाएगी कि पढ़ना क्या है और व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट, ठीक है। सो दिस बिकम्स वेरी कंपल्सरी पार्ट, कंपल्सरी, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस कोर्स विल बी प्रेशर, ठीक है। प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड जो हम लोगों का होगा वो होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो प्रेशर की वजह से जो फोर्सेस क्रिएट होंगे कोई भी बॉडी पे, वो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। लाइक इफ़ देयर इज़ अ टैंक, हम लोगों ने इसमें फ्लूइड भर दिया है, तो इसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा यहाँ बॉटम पे या साइड पे, और उस प्रेशर की वजह से कितना टोटल फोर्स लगेगा किसी चीज़ पे, वो हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। हम लोग इस सब को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिक जो हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो हम समझ जाएंगे इससे। अभी देखो, ये जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, हम लोगों का एक जो मैं यहाँ पे बताना चाहिए था मुझे, ये जो फ्लूइड है, हम लोग इसको रिलेट करेंगे सॉलिड के साथ। देखो, हम लोगों के मैटर में जो है, या तो हम लोग वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेट अस फर्स्ट सी द जनरल ओवरव्यू, ठीक है। फोर्थ, अगर हमारे पास आप देखोगे तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस आ गया, फिर बायोंसी, ये फ्लूइड फिनोमिनन है, ये बायोंसी, फ्लोटेशन, देन वी हैव लिक्विड्स इन रिजिड मोशन, ठीक है। ये डिफरेंट कंडीशंस ऑफ स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी कैन स्टडी फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है। सिक्स्थ हमारे पास है फ्लूइड डायनेमिक्स,
सेवेंथ हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे दैट विल बी फ्लूइड डायनेमिक्स के बाद वी विल स्टडी लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इन दोनों फ्लोज के बारे में हमको पढ़ना है। एंड देन हम लोगों को यहाँ पे जो है पाइप फ्लो पढ़ेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक। ड्रैग लिफ्ट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये हो गया हमारा प्योरली फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट। अभी अगर हम लोग इसमें देखें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि दिस विल बी नंबर 1 प्रायोरिटाइज, ठीक है। ये हम लोग नंबर 1 इम्पॉर्टेंट मानेंगे। देखो स्टेट AE-JEE एग्ज़ाम्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें फिर ये नंबर 2 पे आता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे इम्पॉर्टेंट होगा, ये होगा चौथे नंबर पे इम्पॉर्टेंट। एंड देन दिस 5, ठीक है, लाइक दिस। सो बेसिकली मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये 3 चैप्टर्स आप ऐसे ही मतलब यू कैन वेरी इजीली कवर दिस विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। और ये जो है इसमें थोड़ा बहुत हम लोगों को डेरिवेटिव्स यूज़ करने पड़ेंगे, लिटिल कॉन्सेप्चुअल होगा ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यूनिट है ये। एंड इसमें हम लोग को थोड़ा बहुत ये भी इम्पॉर्टेंट ही है बट उतना नहीं है जितने बाकी यूनिट्स हैं, ठीक है। और लैमिनर टर्बुलेंट फ्लो में कभी कभार एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड वी विल कवर दिस ऑल्सो इन डिटेल। पाइप फ्लो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ESE, गेट और SSC JEE और जो भी AE एग्ज़ाम्स है सब में इसमें से एक न एक 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। It's compulsory that there will be a question from this unit also, and sometimes they may ask in dimensional analysis also, ये very short, बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी देखो फ्लूइड मैकेनिक्स तो यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ी होगी, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ये प्योरली फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ तक है। अभी देखो इन्हीं फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम लोगों ने वो अप्लाई किया होगा कुछ मशीन्स बनाने में, कुछ हाइड्रोलिक मशीन, वी कॉल देम हाइड्रोलिक मशीन्स। उनको बनाने में हम लोगों ने ये प्रिंसिपल्स यूज़ किए होंगे, तो हमको ये यहाँ पे वो भी एक अलग से एक पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें पहले होगा हमारा इम्पैक्ट ऑफ जेट्स। सेकेंड जो होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप, या वी विल जस्ट राइट पंप्स एंड टर्बाइंस, ठीक है। तो अगर आप एनालिसिस की बात करो तो यहाँ पे पहले इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। बट अभी रिसेंटली जो ESE का ट्रेंड रहा है उसमें इन 2 पार्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, और स्टेट AE और SSC वगैरह जो एग्ज़ाम्स है यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। बेसिकली दिस इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक अलग फ्लो एक टाइप का आता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लैमिनर टर्बुलेंट पढ़ा वही वैसे ही यहाँ पे एक ओपन चैनल फ्लो करके भी आता है, ठीक है। ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या है, राइट। सो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है हम लोगों को जो मतलब पढ़ना है इस कोर्स में। सो वी विल बी in short, in summary, I can tell you that if we only study this in more detail and solve some questions from these, and then अगर हम लोग ये भी यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं तो मोस्टली हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ खास पढ़ने मतलब है नहीं, बट बहुत ही लेंथी है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ये, वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड बहुत ही वास्ट इसका एक्सटेंट है इस सब्जेक्ट का। तो उसी हिसाब से हम लोग को इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, ठीक है। ये आपके पास एक बेसिक ओवरव्यू है सब कोर्स के बारे में कि क्या हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया एक नाउ। अभी हम लोग अगर देखें तो लेट अस स्टार्ट विद फ्लूइड प्रॉपर्टीज़।
फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। देखो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हम लोगों को डिफ़ाइन करना है फ्लूइड एज अ मटेरियल, ठीक है। सो वी हैव डिफाइन फ्लूइड एज अ मटेरियल। देखो अगर आप नेचर में देखोगे तो क्या होता है कि नेचर में जब हम लोग जाएंगे तो कुछ मटेरियल्स हमको दिखते हैं, ठीक है। उन्हीं मटेरियल्स को अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे इंजीनियरिंग सेंस में, ठीक है, इंजीनियरिंग सेंस में हमको केमिस्ट्री और वो फिज़िक्स वगैरह वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। वी हैव टू सी रीड ऑल द मतलब इंजीनियरिंग व्यू में हमको सब देखना है। तो आप देखोगे कि देयर इज़ अ मटेरियल कॉल्ड सॉलिड, हमको सॉलिड मटेरियल्स दिखते हैं कुछ, लाइक देयर इज़ आयरन, देयर इज़ एल्यूमिनियम, जैसे कोई भी टेबल, वुड एट्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज मटेरियल्स आर सॉलिड मटेरियल हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो सी सम फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में अभी हम लोग डिफाइन करते हैं लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। और एक टाइप का मटेरियल होता है विच इज़ अ ग्रेन्युलर मटेरियल। ग्रेन्युलर मटेरियल एग्जाम्पल सॉइल। तो सॉइल जो है ये ना तो सॉलिड है या ना तो पूरा फ्लूइड है, ठीक है। ये तो पोरस मटेरियल है, मतलब इसमें पोर्स है, इज़ अ मेड अप ऑफ स्मॉल बिल्डिंग यूनिट्स, समथिंग लाइक दिस ऑन अ ग्रेन्युलर लेवल, ठीक है। इसमें एयर भी होता है एंड इज़ अ फेज सिस्टम। तो ये हम लोग बाद में सॉइल मैकेनिक्स में ये डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी हैव फॉर स्टडिंग सॉलिड्स वी हैव सॉलिड मैकेनिक्स ब्रॉडली, मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग मटेरियल्स यूज़ करेंगे ना वो यही होंगे, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की बात मैं कर रहा हूँ। बेसिकली हम लोग इन्हीं 3 मटेरियल्स के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉलिड मैकेनिक्स ये हो गया पहला, इनका मैकेनिक्स हम लोग समझते हैं। फिर इसी को अप्लाई करके हम लोग आरसीसी डिज़ाइन पढ़ते हैं, या अगर आरसीसी नहीं है तो स्टील डिज़ाइन पढ़ते हैं। स्टील डिज़ाइन मतलब सॉलिड मैकेनिक्स में ही आएगा वो सब, ठीक है। कैसे हम लोग सॉलिड्स को यूज़ करके कोई एक चीज़ को डिज़ाइन करें, द बेसिक मीनिंग, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग जो है इस चीज़ को पढ़ने के लिए वी स्टडी फ्लूइड मैकेनिक्स, वी हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है और ये सॉलिड मैकेनिक्स जो है ये बहुत ही इंटर रिलेटेड है। हम लोग कैसे कवर करेंगे ना कि फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने के टाइम पे वी विल को रिलेटेड विद सॉलिड मैकेनिक्स, सो दैट यहाँ का कॉन्सेप्ट हम लोग रिलेट कर पाएँ इस चीज़ से भी, ठीक है। तो हमको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको एक ही सब्जेक्ट अगर हम लोग पढ़ेंगे उसी से ये भी क्लियर होगा। तो बाद में जब आप रिवाइज़ करोगे तो आपको मतलब वो सिलेबस जो है बहुत छोटा फील होगा, ठीक है। और इस ग्रेन्युलर मटेरियल को पढ़ने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है तीसरा वो है सॉइल मैकेनिक्स। तो बेसिकली अगर आप सिविल इंजीनियरिंग देखोगे तो द 70% ऑफ द सिलेबस इज़ दिस ओनली। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में फिर हम लोग वही हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो चैप्टर है वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। 70 से आई थिंक 80-90% ऑफ द सिलेबस जो सिविल इंजीनियरिंग का है वो यही 3 मटेरियल्स को स्टडी करना है, ठीक है। तो उसी का एक मेजर पार्ट जो है हम लोग जो यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। अभी देखो फ्लूइड एज अ मटेरियल हम लोगों को भी डिफ़ाइन करना है। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मीनिंग क्या होता है फ्लूइड। देखो अगर फॉर एग्जांपल फ्लूइड को समझने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, एक काम की हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। वी विल टेक अ सॉलिड मटेरियल समथिंग लाइक दिस, एक स्टील का एक बार ले लो आप, या कोई भी सॉलिड बार ले लो ऐसे करके, ठीक है। इसको ऐसे ग्राउंड पे ना फिक्स कर दो, ठीक है। एक बार इसको फिक्स कर दो यहाँ पे तो क्या होगा कि आपने एक फिक्स कर दिया इसको, तो फिर यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर दो। तो होगा क्या कि ये जो फोर्स है लेट अस से कि इट इज़ विद इन द यील्ड लिमिट। मान लो आप इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस यील्ड स्ट्रेस एंड ऑल, लेट अस मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बताऊं कि ये फोर्स मान लो ऐसा है कि इसकी वजह से जो मटेरियल जो है वो
उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशंस नहीं आ रही है, मतलब कि यहाँ पे अगर आप एक ये फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे जो है इस केस में यहाँ पे मटेरियल जो है, मटेरियल ट्राइज टू resist deformation, resist deformation। मटेरियल आपका जो है डिफॉर्मेशन होने नहीं देता है। फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होता है कोई भी चीज़ पे, सिविल इंजीनियरिंग में जहाँ पे भी आप फोर्स पढ़ोगे ना, वहाँ पे हम लोग एक्चुअली फोर्स का जो है इफ़ेक्ट करते हैं। फोर्स क्या है, मतलब फोर्स इज समथिंग विच क्रिएट्स अ डिस्प्लेसमेंट और अ डिफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक मटेरियल ऐसे लिया, ठीक है, इसको नीचे आपने टायर्स लगा दिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और फिर आपने एक फोर्स लगा दिया। ये फोर्स लगाने का मतलब ये है कि या तो ये बॉडी जो है अगर ये ग्राउंड पे है, ठीक है, या तो ये बॉडी जो है या तो ये डिस्प्लेस करेगी अपनी पोजीशन से, या तो ये डिफॉर्म करेगी, ठीक है। ये वाला केस आप ले लो, जब मैंने इसको नीचे फिक्स किया, इस केस में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी जो है फोर्स यहाँ पे जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास डिफॉर्मेशंस आने चाहेंगे, ठीक है, डिफॉर्मेशंस, यहाँ पे डिफॉर्मेशंस आएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट आएगा, देख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों को समझना है क्या है ना, कि देखो ये अगर यहाँ पे डिफॉर्मेशंस आ रही है ना, ये मटेरियल में आ रही है, ठीक है। तो मटेरियल में जब कोई चीज़, अगर आप, नेचर का एक मैकेनिज़्म होता है कि कोई भी चीज़ को अगर आप अपनी नेचुरल स्टेट से डिस्टर्ब करना चाहते हो, वो होना नहीं चाहता है। नेचर ऑलवेज ट्राइज टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्टेबल होना चाहता है सब कोई नेचर में, ठीक है। जहाँ पे भी आपने अनस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी क्रिएट की, वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मटेरियल बेचारा ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, और आप इसको फोर्स लगा के डिफॉर्म करना चाह रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, इंटरनल स्ट्रेसेस, ठीक है, क्योंकि ये रहना तो चाहता था बेचारा इसी जोन में, इसी स्टेट पे, लेकिन आप फोर्स करके इस पर डिफॉर्मेशंस करना चाहते हो तो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर जब आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मटेरियल जो है इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स डायरेक्टली इधर व्हील्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, और जिसकी वजह से आपकी इस मटेरियल में डिस्प्लेसमेंट आ रही है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल था वैसे का वैसे ही रहा, जस्ट यहाँ से यहाँ रिलोकेट हो गया, पोजीशन मोशन इसने गेन की, ठीक है, या एक्सेलरेशन, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, प्रोवाइडेड दैट इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन आ रही है इसमें तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है इस जोन में नो स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड, नो स्ट्रेसेस, क्योंकि आप रेजिस्ट ही नहीं कर रहे हो डिफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रही है मटेरियल में, तो देयर विल बी नो इंटरनल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा आप अंडरस्टैंडिंग ले लो कि स्ट्रेस कब डेवलप होता है और कब नहीं होता है डेवलप, ठीक है। ये हो गया सॉलिड के केस में, दिस वॉज फॉर सॉलिड, दिस ऑल वॉज फॉर सॉलिड। सॉलिड हम लोगों के पास ऐसे बिहेव करते हैं, या तो फिक्स कर सकते हैं नीचे, या तो ओपन मतलब फ्री रख सकते हैं, या रोल करवा सकते हैं। ये जो है इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमारे पास सॉलिड मैकेनिक्स में फिर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं बीम, जैसे ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स किया है, यहाँ पे इसको रोलर पे रख दिया है, ठीक है, और या तो हमारे पास एक बीम ऐसे होगी, दोनों रोलर्स पे है, ठीक है। फिर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं सॉलिड मैकेनिक्स में डिफरेंट forms of this, but the basic concept is that we have any material, we can keep it fixed to the ground, or we can keep it in the movable form, और movable form में there will be no stress, और अगर ये fixed है तो there will be internal stress development, ठीक है। internal stresses फिर ही हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जैसे
शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एट्सेट्रा, या एक्सियल फोर्स, ठीक है, वो सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, स्ट्रेसेस। अभी देखो फ्लूइड की बात अगर हम लोग करें तो, ठीक है, अब मान लो कि अभी आपके पास एक सरफेस है यहाँ, लेट्स से वी हैव अ सरफेस लाइक दिस, ठीक है, ज़मीन सरफेस है, और यहाँ से मैं जो है इसके ऊपर मैं एक कोई भी वाटर ड्रॉपलेट मान लो इस पर रख रहा हूँ, तो डू यू थिंक दैट दिस वाटर ड्रॉपलेट विल रिमेन एज इट वाज इन द एयर? नो, इट विल ट्राई टू क्रिएट सरफेस लाइक दिस, इस पर चिपकना चाहेगा, या वो जो वट एवर विल बी द प्रॉपर्टी। मतलब ये है बोलने का कि जो फ्लूइड है, मान लो आपके पास एक फ्लूइड एलिमेंट है, ऐसे फ्लूइड तो वैसे आप ऐसे रख नहीं पाओगे, बट स्टिल एज्यूम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि आपके पास एक फ्लूइड एलिमेंट है जो कि ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक। फ्लूइड एलिमेंट अगर आपके पास ऐसा दिख रहा है, लेट अस से दैट यू नाउ अप्लाई अ फोर्स एफ एंड लेट अस से दैट इट इज फिक्स्ड एट द बॉटम। फ्लूइड एलिमेंट कैन नेवर बी केप्ट लाइक दिस, बट इट्स एन हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन में हम लोग इसको बोलते हैं। तो फ्लूइड को अगर हम लोग हल्का सा भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इट ट्राइज टू, देर इज़ नो रेजिस्टेंस, देर इज़ नो रेजिस्टेंस, मतलब it does not maintain its shape, does not maintain its shape, maintain its shape। क्यों नहीं मेंटेन करना चाहता है? बिकॉज यहाँ पे जो है सॉलिड के केस में अगर हम लोग इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें तो एटम्स जो है वो बहुत ही क्लोज पैक्ड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में, ठीक है। इस वजह से ये जो है एज अ होल इट रिमेन्स लाइक ए रिजिड बॉडी, समवॉट वी कैन कॉल इट, ओके। मतलब बहुत ही क्लोज और डेंसली पैक्ड एटम्स होते हैं इसमें, वेयर एज इन फ्लूइड्स देर आर लाइक, यहाँ पे जो है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स या बाकी सब बॉन्ड्स, वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम लोग हल्का सा भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इट शोज़ नो रेजिस्टेंस, मतलब देर इज़ नो नो स्ट्रेसेस, ठीक है, नो स्ट्रेसेस डेवलप्ड। जस्ट इन द केस जब यहाँ पे हम लोग बॉडी रोलर सपोर्ट पे रख रहे थे ना टायर्स पे, इन द सेम वे यहाँ पे तो रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, मतलब एक जो है बॉडी सॉलिड एज अ होल रिजिडली मूव कर रही थी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई रेस्ट्रेंट नहीं था, देयर वॉज नो सब थिंग विच वॉज सपोर्टिंग इट फ्रॉम टेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो है देर आर नो, it is like small rollers everywhere in this, so it tries to continuously deform, so the fluid will deform somewhat like this, ऐसे डिफॉर्म करेगा फ्लूइड, कंटिन्यूसली डिफॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग डज नॉट मेंटेन इट शेप, और वी कैन से कंटिन्यूसली डिफॉर्म्स, कंटिन्यूसली डिफॉर्म्स, कंटिन्यूसली डिफॉर्म्स, कंटिन्यूसली जहाँ पे भी आएगा वी रिप्रेजेंट इट विद द टर्म रेट। याद रखो कि जहाँ पे भी आपके कहीं पे भी कोई चीज़ कंटिन्यूसली, मतलब टाइम के साथ जो भी चीज़ चेंज हो रही होगी, उसको हम लोग इंजीनियरिंग में रेट के फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सॉलिड के केस में अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास डिफॉर्मेशंस थी, ठीक है, whereas in fluids we have deformation rate, deformation rate, ठीक। यहाँ पे सॉलिड के केस में फिर से आपको कंपेयर करवाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप थोड़ा बेसिक वो जो है आपका क्लियर हो जाएगा उसके थ्रू। तो यहाँ पे जो है कि सॉलिड अगर है आपके पास, अगर आपने कोई फोर्स लगा दिया तो ये जो है मे बी यहाँ पे जो है डिफॉर्मेशन आएगी, फॉर एग्जांपल ऐसी, यहाँ पे डिफॉर्मेशन आएगी ऐसे, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगी, ये टोटल डिफॉर्मेशन इतनी आएगी, ठीक है, ऑलराइट। बट वेयर एज इन इफ देयर इज अ फ्लूइड एलिमेंट समवट लाइक दिस, अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूसली ऐसे डिफॉर्म करना चाहेगा, पहले ऐसे, फिर ऐसे,
ठीक है, फिर ऐसे लाइक देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे करके ये करना चाहता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है सॉलिड के केस में वी डिफाइन डिफॉर्मेशंस। डिफॉर्मेशंस को हम लोग स्टडी करते हैं यूजिंग स्ट्रेन। सो कोई भी सॉलिड अगर है उस पर कोई फोर्स अगर लग रहा है एफ, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन आएंगी। डिफॉर्मेशन की वजह से हम लोग डिफाइन करते हैं स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वजह से फिर स्ट्रेस डेवलप होता है। ये स्टोरी आप याद रख लो। कहानी ये है कि सॉलिड मटेरियल है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है एफ, फोर्स की वजह से जो इफ़ेक्ट है, कॉज इफ़ेक्ट, जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ को करने से कोई एक रिएक्शन आता है ना, मतलब किसी चीज़ के लेके आप कुछ यहाँ से इनपुट दोगे तो वो वहाँ से आउटपुट देगा। तो अगर आप सॉलिड पे एक फोर्स एफ इनपुट दोगे तो आउटपुट जो है वो डिफॉर्मेशन आएंगी या डिस्प्लेसमेंट आएंगी, और डिफॉर्मेशन की वजह से एक स्ट्रेन आएगा मटेरियल में, और स्ट्रेन की वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होता है। अब आप फ्लूइड की बात करो, अगर आप फ्लूइड की बात करोगे तो क्या होगा कि फ्लूइड के केस में क्या होगा, फ्लूइड को फोर्स अप्लाई एफ किया तो यहाँ पे जो है डिफॉर्मेशन रेट आती है। डिफॉर्मेशन रेट बिकॉज फ्लूइड जो है ये रेजिस्ट नहीं करता है कोई भी फोर्स। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल फ्लूइड हियर, वी आर डिस्कसिंग फ्लूइड एज एन आइडियल मटेरियल। ठीक, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में व्हाट इज़ आइडियल एंड रियल फ्लूइड। तो यहाँ पे जो है डिफॉर्मेशन रेट आती है, मतलब डिफॉर्मेशन जो है वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली होती रहती है, या कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन वी से, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। और इसी डिफॉर्मेशन रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट के फॉर्म में। ठीक है, और स्ट्रेन रेट जो है वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब देखो, इस स्ट्रेन रेट की वजह से जो है फ्लूइड में एक फ्लो नेचर डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड के केस में स्ट्रेसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो है स्ट्रेन रेट आ रहा है, फ्लो जो है फ्लूइड पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इट ट्राइज टू फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्ट्रेसेस हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना कि एक फ़्लो नेचर का हम लोगों का इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्लो सॉलिड्स के केस में हमारे पास जो है स्ट्रेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फ्लूइड्स के केस में हमारे पास लास्ट में जो है फ़्लो बन जाता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई फ्लूइड होता है वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़्लो, वी हैव लैमिनर फ़्लो, ओपन चैनल फ़्लो, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस फ्लो कि कैसे ये फ्लो कर रहा है, कोई फ्लूइड जो है कैसे फ्लो कर रहा है। वेर एज इन सॉलिड मैकेनिक्स और इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वी डोंट हैव एनी flow type of a thing. Okay, we just have stresses. We talk about normal stress, है ना, normal stress हम लोग पढ़ते हैं, normal stress. We talk about shear stress, we talk about principal stresses, we talk about combined stresses, all of those things. बट जहाँ पे जो है इन दिस फ्लूइड वाले केस में हम लोग लैमिनार फ्लो पढ़ते हैं, ओपन चैनल फ्लो पढ़ते हैं, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ते हैं, स्टडी फ्लो पढ़ते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, तो आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉटन एन अंडरस्टैंडिंग अ डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ फ्लूइड। इंजीनियरिंग में जो भी हम लोगों का सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, आपको ये कहानी बस याद रखनी है शॉर्ट में कि सॉलिड के केस में फोर्स अप्लाई करने पे डिफॉर्मेशंस क्रिएट होती हैं, उन डिफॉर्मेशंस की वजह से एक स्ट्रेन डेवलप होता है मटेरियल में, और उस स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब फ्लूइड के केस में फोर्स लगाने पे डिफॉर्मेशन रेट क्रिएट होती है, उसकी वजह से एक स्ट्रेन रेट हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, और उस स्ट्रेन रेट की वजह से फ़्लो डिफ़ाइन होता है। कोई भी फ़्लो डिफ़ाइन होता है, यहाँ पे स्ट्रेस डिफ़ाइन होता है। ठीक है, ये आपका एक बेसिक सा एक हमारे पास एक इंट्रोडक्शन हो जाता है बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड। ठीक है, ऑल राइट, ये था बेसिक सा हमारे पास एक इंट्रोडक्शन इस यूनिट का ना, मतलब डेफिनेशन था, डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक, अभी हम लोग जो है एज अ मटेरियल फ्लूइड जो है, अभी हम लोग खाली ये वाला पार्ट स्टडी करेंगे। ठीक है,
ये जो है ये हम लोग सॉम में पढ़ते हैं, ये सब ये हम लोग सॉम में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे जो है हम लोगों को बस पूरे पूरे कोर्स में ना हम लोग यही बस डिफ़ाइन करते रहेंगे, डिफॉर्मेशन कितनी है, स्ट्रेन कितना है, फ़्लो कितना है, बस यही 3 चीज़ें हमको पूरे चैप्टर में पढ़नी है। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा ये चीज़ कि आपको हर एक चीज़ लिंक हो इसी एक स्लाइड पे। ये जो स्लाइड होगी ना, ये हर एक चीज़ को हम लोग लिंक करेंगे इसी के थ्रू। कि जो मैंने पहले बोला कि फ्लूइड जो है इट ट्राइज़ टू कंटिन्यूअसली डिफॉर्म, और उसके वजह से स्ट्रेन रेट आता है, उसके वजह से फ़्लो डेवलप होता है। ठीक है, यही एक बेसिक सा एक हमारे पास एक मान लो आप एक वो ना एक बेसिक सा एक हेडिंग रहेगा, और इसी के हेडिंग के अंडर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग ये कवर अप करेंगे उसके बाद हम लोग इमीडिएटली क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। और आप देखोगे कि अगर आपने ऐसे फॉलो किया ये चैप्टर, तो कोई भी क्वेश्चन हो, फिर वो कोई भी बुक से हो, कोई भी कुछ भी हो, अगर आप ऐसे इसको स्टडी करोगे तो आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी मैं कवर अप कराऊंगा यहीं पे, और फ्लूइड मैकेनिक्स भी। आप तो आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप वेरी इजीली यू कैन हैंडल ऑल ऑफ दैट। ठीक है, ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपको चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं स्टार्ट इसके आगे भी। सो you can like write a comment or anything you feel like there is any scope for, like जैसे भी आप समझना चाहते हो इस चीज़ को, we will do it like that only. I hope this video was helpful to you. Hope to see you in the next class. See you.